लेकिन बात सबसे पहले करते हैं हम बिहार की राजनीति को लेकर, जहां बिहार विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हम जानते हैं कि सभी जो पार्टियां हैं, महागठबंधन की अगर बात की जाए, हालांकि अभी वहां रसाकशी का दौर है, लेकिन भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी की, कांग्रेस ने भी कुछ प्रत्याशियों पर दांव खेला है, वहीं जेडीयू की बात की जाए तो ये पूरा का पूरा जो चुनावी समर है, इसमें किस तरह से चुनावी गणित के इस चौसर में अलग अलग दांव ये पार्टियां खेल रही हैं, किन उम्मीदवारों पर उम्मीदें कायम है जो कि जनता की कसौटी पर खरे उतरने वाले हैं। तो बिहार का चुनावी रण है जहां युवा प्रत्याशियों पर दांव लगाया गया। युवा क्या बन पाएंगे किंग मेकर, और आज कई ऐसे नाम हैं जो अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में आपसे साझा करेंगे, उनकी जानकारी। बात करते हैं मिथिला के युवा जोश के बारे में। जी हाँ, जैसे कि मैथिली ठाकुर का अगर जिक्र किया जाए, उन्हें भाजपा ने टिकट दिया है और अलीनगर विधानसभा से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। जब हम बात करते हैं मैथिली की, दूसरी सूची में बिहार की इस बेटी का नाम शामिल किया गया। अब कोशिश क्या है कि भाजपा जो युवा वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश कर रही है मैथिली के जरिए। वहीं YouTube पर करीबन 5 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम पर भी सूरत हाल कुछ ऐसा ही है, करीबन 6.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं मैथिली के। 2009 में चुनाव आयोग ने मिथिला आर्ट को, मधुबनी आर्ट को प्रमोट करने के लिए उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार का जो विकास मॉडल है उससे काफी प्रभावित बताई जाती है मैथिली। तो अब क्या मैथिली विकास के इस मॉडल को चुनावी दंगल में जो जनता है उसके सामने साबित कर पाएंगी, ये देखना होगा। वहीं अगला टिकट जो बीजेपी ने दिया वो भी एक युवा नेता है, उनका नाम सुजीत पासवान है। अब सुजीत से जीत की कितनी उम्मीद है? 31 साल के इस युवा नेता पर दांव खेला है और राजनगर की जो सुरक्षित सीट है उससे टिकट दिया गया और एक बहुत ही पुराने विधायक का टिकट कटा भी है। तो लंबे समय से ये आरएसएस से जुड़े रहे। फिलहाल वर्तमान में मिथिला यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मेंबर भी हैं और भाजपा की नई ऊर्जा वाली छवि को मजबूत करने के प्रयास में यह कवायद मानी जा रही है। उनके पिता हीरालाल वर्ष 1989 से 2000 तक पार्टी में सक्रिय रहे। तो ये दो बड़े अच्छे नाम हमने आपको बताया जो युवा हैं। लेकिन अब बात करते हैं एक भोजपुरी स्टार से जुड़ी हुई, जिन्होंने चुनावी ताल ठोकी है, और वो ब्रिलियंट छात्र से ब्लॉकबस्टर भोजपुरी स्टार रितेश पांडे का अगर जिक्र किया जाए तो जन स्वराज ने इन्हें टिकट दिया है और इनके टिकट पर ये चुनाव लड़ने वाले हैं। करगहर विधानसभा से नामांकन दाखिल करेंगे। कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है स्टार के लिहाज से, और सिंगिंग, एक्टिंग और मॉडलिंग में दबदबा है, पर क्या राजनीति में जिस प्यार की दरकार वो कर रहे हैं उन्हें मिलेगा या नहीं, ये भविष्य बताएगा। और बात करते हैं बिहार की राजनीति के बारे में, तो अगला नाम अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से उन्होंने दांव खेला शिव प्रकाश पर। तो क्या शिव वो समुद्र मंथन कर जहर पी पाएंगे? बछवाड़ा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। अच्छा, और जो तमाम मुद्दे हैं उन पर तीखे सवाल और अपनी राय रखने के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे बेरोजगारी है, पलायन, शिक्षा, 3 अहम बड़े मुद्दे हैं जब बिहार की राजनीति जिनके इर्द गिर्द घूमती है। और इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव का ताना बाना भी इसी के इर्द गिर्द बुना गया। लेकिन बिछवाड़ा सीट पर बहुत मजेदार होने वाला है। महागठबंधन में बिखराव क्यों है? क्योंकि अवधेश कुमार को सीपीआई ने पहले भी टिकट दिया था, चुनावी मैदान में उतारा, और फिर एक बार आमने सामने हैं कांग्रेस और सीपीआई। महागठबंधन में तो साथी की बात करते हैं ना, इंडी गठबंधन, लेकिन यहां पर रार साफ सामने नजर आ रही है। बात अब करेंगे हम एक अद्वितीय कुमार की। तो क्या आदित्य कुमार नैया पार लगा पाएंगे जेडीयू की, जिस सीट का हम जिक्र कर रहे हैं? तो आदित्य कुमार पर दांव खेला जेडीयू ने। सकरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, इन्होंने जमीनी लेवल पर जो बूथ लेवल को बहुत इंपॉर्टेंस देती है भाजपा, कुछ उसी की तर्ज पर गांव-गांव घूमे, लोगों से संपर्क साधा, लोगों से उनके विचार जाने कि आखिरकार आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं। तो लोगों के साथ ग्राउंड लेवल, ग्रास रूट लेवल पर काम करते हुए नजर आए। लेकिन आज बहुत ही रोमांचक होने वाला है बिहार की राजनीति में, क्योंकि यहां होने वाली है योगी आदित्यनाथ की एंट्री। जी हाँ, बिहार चुनाव में योगी की एंट्री से अब
भाजपा उम्मीदवारों को कितना दम मिलेगा, क्योंकि वो प्रचार करने वाले हैं दानापुर और सहरसा में चुनावी रैली है। सम्राट चौधरी के नामांकन में भी होंगे शामिल और सम्राट चौधरी तारापुर से पर्चा भरने वाले हैं। अब ये तमाम खबरों को हम एक माला में पिरोकर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे पहले मधुरेश का रुख करते हैं। मधुरेश, हमने तमाम जो चुनावी पार्टियां हैं जो इस बार चुनावी दंगल में उतर रही हैं, सभी के उम्मीदवार बताए, लेकिन इसमें कॉमन फैक्टर रहा कि सभी पार्टियों ने इस बार युवा चेहरों को तरजीह दी है। क्या मकसद है? देखिए, जिस तरीके से बिहार में एनडीए सरकार ने नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं के लिए कई सारे स्कीम्स लेकर के आए, चाहे स्वरोजगार की बात हो, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, उनकी शिक्षा के लिए बेहतरी करने की बात हो, या फिर आप देखिए जिस तरीके से महिलाओं के को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीविका के माध्यम से अनेक कार्यक्रम किए गए। जो लड़कियां हैं उनके नौकरी में आरक्षण की कवायद की गई। इसके बाद भी कई सारे रिफॉर्म्स किए गए, कई सारे काम किए गए। तो कहीं ना कहीं जो पूरा चुनावी मुद्दा है इस बार का, वो विकास के साथ में युवाओं पे भी सेंट्रिक है, चाहे उनके रोजगार की बात हो, चाहे उनके शिक्षा की बात हो, चाहे उनके पलायन की बात हो। तो ओवरऑल में जब आप युवाओं की बात कर रहे हैं तो आपको कैंडिडेट भी उसी तरह के उतारने होंगे जो युवाओं से कनेक्टिंग हो। ये युवाओं से कनेक्टिंग कैंडिडेट आपकी जीत की प्रोबेबिलिटी को इनहेंस करते हैं, और ये मतलब एक सिंपल मैथमेटिक्स है। इसीलिए यही कारण है कि ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो एनडीए की बात कर ले या फिर आप महागठबंधन की बात कर ले, इस बार युवा चेहरों पर उन्होंने दाव लगाया। अब जीतन राम मांझी की पार्टी की बात करें, मात्र 6 कैंडिडेट उन्हें एनडीए में उतारने की इजाजत मिली है। 6 कैंडिडेट में एक दीपा मांझी जो है वो एक सशक्त महिला चेहरा होने के साथ में युवा चेहरा भी है। दीपा मांझी की एक बात मैं आपको बताता हूं, जब इमामगंज नक्सल प्रभावित एरिया था, नीतीश कुमार की सरकार के पहले के वक्त की बात बता रहा हूं, तब दीपा मांझी बुलेट पे सवार होकर के लोगों की मदद करने की जाती थी, और उस समय भी उन्होंने काफी सारी सुर्खियां बटोरी थी। और लगातार जो सोशल रिफॉर्म है उनके द्वारा खास करके जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं उनमें किया जाता रहता है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने कई काम किए। लेकिन मधुरेश, है कि कहीं ना कहीं जो सीटों जो कैंडिडेट है उनके चयन में सिर्फ जो केवल युवा चेहरा होने की बात नहीं देखी गई है, युवा चेहरा होने के साथ में ऐसा कैंडिडेट भी का चुनाव किया गया है, चाहे महागठबंधन ने चुनाव किया हो, चाहे एनडीए ने चुनाव किया हो, ऐसे चेहरे का चुनाव किया गया है जो लोगों से कनेक्टिंग के, जो पहले से लोगों के बीच में, क्योंकि आप मधुरेश, हम यहाँ पर लोगों से संपर्क साधने की बात कर रहे हैं। ग्रास रूट लेवल पर तो लोगों के घर घर जाकर पार्टियां करती ही हैं, लेकिन सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल आप मानते हैं? जैसे हमने मैथिली ठाकुर के बारे में देखा, अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं उनके इंस्टाग्राम, और हम यूट्यूब की बात करते हैं। रितेश पांडे का अगर जिक्र किया जाए तो काफी पॉपुलर है भोजपुरी इंडस्ट्री में उनका नाम। ये कितना बड़ा फैक्टर आप इस बार के चुनाव में देखते हैं? देखिए आचल, पिछले कुछ चुनावों को अगर आप ध्यान से देखें, या पिछले अभी बीते लोकसभा चुनाव को भी अगर आप ध्यान से देखें, तो जो प्रचार का मोड है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, और प्रचार का मोड जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ ज्यादा फोकस्ड हो गया है। और यही कारण है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो ज्यादा रील्स निकाल रही हैं, पॉलिटिकल पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सॉन्ग्स निकाल रही हैं, और इसके साथ ही जो अपना प्रचार है वो जितना जमीनी लेवल पे फोकस करती है, एक प्रॉपर आईटी सेल बना करके ये सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करती है। अब जहां तक बात है मैथिली के फॉलोअर्स का फायदा मिलना, तो निश्चित रूप से मैथिली अगर कोई पोस्ट करती है तो उनके हजारों लाखों फॉलोअर्स तक जाएगा। रितेश पांडे अगर कोई पोस्ट करते हैं उनके लाखों फॉलोअर्स तक जाएगा। तो निश्चित रूप से ये जो है, ये पार्टी का जो प्रचार का जो तरीका है उसको कहीं ना कहीं इनहेंस नहीं, सिर्फ इनहेंस नहीं करेगा, मल्टीप्लाई भी करेगा। अगर पहुंच एक व्यक्ति तक एक प्रचार के माध्यम से होती है। बिल्कुल, तो आपने बहुत अहम शब्द का इस्तेमाल किया, एनहांसमेंट के साथ एक मल्टीप्लाइंग रिपलिंग इफेक्ट आएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा धमाकेदार ट्विस्ट हम आज बिहार की राजनीति में देख रहे हैं, जब योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री होने वाली, बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि आज वो 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। क्या लगता है किस तरह से गेम चेंजर साबित होगा चुनावी रण में? देखिए, आज योगी आदित्यनाथ 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। एक
तो पहले रामकृपाल यादव के नॉमिनेशन में जा रहे हैं। रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र सीट से लोकसभा कैंडिडेट थे और एक कड़ी टक्कर में मीसा भारती से चुनाव वो हार गए थे। उसके बाद बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है, दानापुर से उनको विधानसभा में टिकट दिया है, तो उनके नॉमिनेशन में जाएंगे। इसके बाद वो सहरसा जा रहे हैं। सहरसा जो है वो भी सीमांचल का एरिया, और सीमांचल में कहीं ना कहीं वो जो घुसपैठिया है उसका वो एक बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे में एक हिंदू सशक्त नेता का बीजेपी वहां पे भेज रही है, तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इसका कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। बिल्कुल। तो और बिहार की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका फैसला सिर्फ जनता जनार्दन करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।